दुनिया में सारा जॉब सर्किट चल भाई भरी दोपहर में 3 बजे के शुभ समय के ऊपर सभी के अंदर फटाफट से और लड़नियों आ जाओ क्या बात खत्म है। प्रणाम भाई प्रणाम। निशा गुड आफ्टरनून सर। हरमनप्रीत सारी चोरी आ रही है चोरे सारे उनके भाई कविता राजेश आया भाई एक आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आपने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और बाकी सारी हमारी जीके पूरी हो चुकी है। एंशिएंट और मिडिवल भी रहती है और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो मैंने शनिवार को जो क्लासेस की थी सावरकर जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और भी बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी थी। आज हम उससे आगे चलेंगे और जो हमने बंगाल का जो विभाजन शुरू किया था जो कि 1905 के अंदर उसके बाद की मैंने सारी घटनाएं पढ़ी ठीक है। और आज हम बंगाल के विभाजन को रद्द भी करने वाले हैं और इसके बाद अब हम लोग फिर 1911 के बाद की घटनाओं के बारे में आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। पूरी की पूरी थ्योरी आपको इस क्लास के अंदर मिलेगी यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। साथ में आपको एमसीक्यू भी मिलेगा। जैसे आज की क्लास खत्म होने के बाद आपको लास्ट एमसीक्यू कराऊंगा जो भी मैं अभी थ्योरी के अंदर कराऊंगा ठीक है। और क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की तुमको पूरी गारंटी मिलेगी। यहाँ पे आपको पूरा मजा की मतलब की प्राप्ति होगी ठीक है। हाँ दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है भाई। स्टार्ट करें भाई। तो देखो हम लोगों ने सावरकर जी के बारे में पढ़ा भाई जो कुछ मामले हुए उस टाइम उन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। वीडी सावरकर थे वो सावरकर ब्रदर्स थे 3 भाई थे उन्होंने वहां पर बंदूकें पहुंचा दी थी जिसके बाद में सावरकर जी को भी पकड़ा गया था फिर उन्होंने आगे किया तो उनको जेल से छोड़ दिया गया था ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके जो जिन साथियों को पढ़नी हो बैच के अंदर जाकर पढ़ लेना ये चीजें क्योंकि YouTube के ऊपर आपकी फ्री चलती है लाइव। उसके बाद इसको YouTube से हटा के प्राइवेट कर दिया था बैच के अंदर वीडियो चली जाती है ठीक है जी। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आए आपके पास साल 1909 के अंदर मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जिसको हम लोग अक्सर भारत सरकार फोन साइलेंट करके बोलिया को करता है। एक सेकंड रुकिए भाई अरे तो जगह बंद है ये मूड खराब करते क्लास के बीच में फोन आ जाना। देखो क्या था तो मार्ले मिंटो सुधार जिसको भारत सरकार अधिनियम भी बोला जाता है भाई ठीक है। भारत सरकार अधिनियम भी इसको बोला जाता है। तो ये मत समझना भाई अगर आपके पास पेपर के अंदर लिखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1909 तो ये मत समझना भाई अलग चीज है। मार्ले मिंटो सुधार और भारत सरकार अधिनियम दोनों एक ही चीज है। जैसे मार्ले मिंटो के अंदर आपको नाम भी दिखाई दे मार्ले मिंटो मिंटो भाई मार्ले क्या कुछ मार्ले भाई कुछ भी मार ले थप्पड़ मार ले मुक्का मार ले या कुछ और भी जो भी तुम्हारे मारने मन करो मार ले ठीक है। अब इसके अंदर थे कौन ये जो मार्ले था ना ये तो था भारत का सचिव उस टाइम जो भारत सरकार का सचिव बना सचिव का समझ के जो आईएएस वगैरह जो बनते हैं जो कि भारत सरकार को सलाह देते हैं ये करो वो करो जो भी कानून होता है उसके प्रिंट के साइन होते हैं ठीक है जी। और जो मिंटो थे ये उस टाइम पर वायसराय होते थे आप सभी को पता है उस टाइम पर क्या थे वायसराय थे। तो इन दोनों की मिली भगत से क्या ये सुधार तुम्हारे लागू हुए थे इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। और ये चीजें मैं आपको इतनी डीप इसलिए करवाने लग रहा हूं क्योंकि अब आपकी जो एजेंसी पेपर लेने की वो बदल चुकी है एडीक्यूटी आ चुकी है नाम के अंदर क्यूटी लेकिन हरकत इसकी बहुत ज्यादा खतरनाक है ठीक है। पहले टीसीएस पूछती थी तो वो बिल्कुल ऊपर से मोटे मोटे परसेंट पूछती थी के अंदर भी लेकिन अब ये बहुत ज्यादा डीप परसेंट पूछने लगे तो आप उस डीप के हिसाब से चलेंगे तभी अपना एग्जाम क्लियर होगा ठीक है जी। ये मार्ले मिंटो सुधार इसके अंदर हुआ क्या जी इसके अंदर सरकार की तरफ से है 2 कानून पेश किए गए। सरकार क्या बोली जो अंग्रेज सरकार थी अंग्रेज सरकार ने 2 कानून पेश किए। पहला कानून तो अंग्रेज सरकार के द्वारा ये लाया गया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होगी यानी कैसे जी जैसे मान लिया कोई भी मुस्लिम व्यक्ति कोई मुस्लिम एरिया जैसे मान लिया अलीगढ़ मान लिया अलीगढ़ एक मुस्लिम एरिया है ठीक है जी। तो ये जो मुस्लिम एरिया होगा ना तो इसके लिए अलग से तो वोटिंग होगी ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्शन में उठेंगे वो भी मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए और इसको जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए मतलब इनकी एक तरीके से अलग सरकार बनेगी। तो ये चीज इसके अंदर पेश करी यानी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली। तो पहली चीज इसके अंदर क्या चीज पेश करी गई इस सुधार के अंदर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली अलग से इनके इलेक्शन होंगे निर्वाचन का मतलब इलेक्शन होंगे अलग निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट करेगी। किसके बाद मार्ले मिंटो सुधार एक तरीके से समझ लो जो अन्य भारतीय नागरिक थे उनके साथ मतलब मार लिया गया भाई उनके साथ जो भी तुम समझ लो उनका मार लिया गया ठीक है। ये चीज समझो गुरुजी बैच कैसे चेंज होगा। बैच के लिए भाई आप अमन उपाध्याय आप भाई या तो अपना जो क्या नाम है आपने नया व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है सिर्फ इसके ऊपर व्हाट्सएप चलता है और इसके ऊपर कुछ निकलता है मैं आपको बता देता हूं ठीक है। बैच वगैरह चेंज करना है तो आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो। 1 मिनट रुको ये नंबर है दिखता क्यों नहीं नंबर 1 मिनट रुको भाई ये नंबर है भाई 81 688 और 45 241 ये व्हाट्सएप नंबर अपने चैनल के लिए स्पेशल टीम ने जारी किया है ठीक है। इसके ऊपर फोन वगैरह मिलेगा नहीं सिर्फ इसके ऊपर व्हाट्सएप भी हो सकता है 81 688 45 241 ठीक है। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है बैच चेंज करवाना तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हो ठीक है। अगर आपको बैच के बारे में कुछ पूछना तो वो भी आपको टीम बता देगी ओके। तो पहली चीज तो इन्होंने ये करी भाई ठीक है जब मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट करें। दूसरी चीज के अंदर क्या चीज पेश की गई दूसरी चीज ये पेश की गई कि जो वायसरॉय होगा ना कि आप लोगों को पता है 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल का पद का नाम क्या रख दिया वायसरॉय रख दिया और उस टाइम वायसरॉय कौन था मिंटो था। और मिंटो की जो क्या होगी कार्यपालिका मतलब जो काम करने की सरकार है 6-7 लोगों की उसके अंदर कम से कम एक भारतीय नागरिक जरूर होगा। ये चीज उसके अंदर पेश की गई। तो दूसरी चीज क्या पेश की गई वायसरॉय की ये तो तुम्हारे स्टेटमेंट वाले पर्सन आएंगे उसके अंदर इसी टाइप के पर्सन दिखेंगे। वायसरॉय की कार्यप्रणाली में कार्यपालिका मतलब समझ गए यानी जो सरकार होती है उसको कार्यपालिका बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में बोले तो ठीक है। यानी कि जो वायसरॉय की जो कार्यपालिका होगी कार्यपालिका में कम से कम एक भारतीय नागरिक जरूर होगा भाई ठीक है। एक भारतीय जरूर होगा। और पहला ऐसा भारतीय नागरिक कौन बना था जो कि वायसरॉय की कार्यपालिका के अंदर गया था तो वो कौन बना था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये चीज याद रखना ठीक है कम से कम एक भारतीय होगा। और फर्स्ट व्यक्ति कौन बना था ये जो भारतीय था ये बना था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद कैसे रखोगे भाई ये सोचो इसके नाम के अंदर सत्य बोलता है ठीक है तो इसको प्रसाद के रूप में हम इसको पद दे देते हैं। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को ये पद मिला तो सत्य बोलने वाला नागरिक है हमें तो ऐसी नागरिक से अंग्रेज ऐसे बोले। तो ये था भाई तुम्हारा मार्ले मिंटो सुधार। और इससे अलग मार्ले मिंटो सुधार में कुछ भी नहीं पूछता एग्जामिनर आपसे पूछता है इसके अंदर मार्ले क्या चीज है भारत सचिव मिंटो कौन है भारत का वायसरॉय था भारत सरकार अधिनियम था ये इसके अंदर क्या चीज पेश करी गई तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली हो वायसरॉय की कार्यपालिका में कम से कम एक भारतीय नागरिक हो। तो ये चीजें इसके अंदर आपकी शामिल करी गई थी ठीक है जी। ओके समझ में आ गया सभी साथियों को ठीक है जी। उसके बाद अब ये सारी चीज होगी कब ये सारी प्रणाली 1909 के अंदर ठीक है जी। उसके बाद साल आया 1911 का कब का साल देखो आपको मतलब सीरीज वाइज अब चलने लग रहे हैं नून में बीच में कोई साल छोड़ दिया एक घटनाएं आप जोड़ते हुए चलेंगे ठीक है। क्या हुआ 7 अक्टूबर को होंगे सर 18 का दिल्ली का फॉर्म भर सकता हूं क्या हाँ भाई मोहित शर्मा जिसका जन्म 2 जुलाई मतलब कि शायद भाई नहीं भर सकते मेरे हिसाब से। ये चेक करना पड़ेगा आपको फॉर्म के अंदर 2 जुलाई के हिसाब से भरा जाएगा फॉर्म 2 जुलाई के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक होनी चाहिए। एक मिनट रुकिए ठीक है भाई चलो आगे वेरी गुड भाई। तो अब हम लोग आते हैं क्या हुआ सर आज तो क्लास रिकॉर्ड रहने देना 1 साल से रेगुलर क्लास ले रही हूँ और आज मैं ट्रैवल में हूँ। अच्छा तो बहुत नहीं माड़ी बात राकेश मास्टर जी बिना पढ़े आईएएस बन सकूँ हाँ भाई बन सकता है भाई आईएएस भी बन सकता है भाई तू सी भी बन सकता है सी तो तू भाई उसमें बनने की जरूरत ही नहीं है
सी फॉर कैट बिल्ली। प्रैक्टिस सेट बैच के अंदर दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। अब आगे चलो, अब देखो साल आया 1911 का भाई। 1911 के साल के अंदर क्या हुआ भाई, जो तुम्हारा ओर्डिंग द्वितीय, उस टाइम क्या तुम्हारा वॉइस वगैरह वगैरह बदल चुका था, ठीक है। अब आपका वॉइस बन चुका था ओर्डिंग सेकंड, ठीक है। ओर्डिंग एक तो ओर्डिंग पहला आया था, ये था ओर्डिंग सेकंड। तो ओर्डिंग सेकंड तुम्हारा नया वॉइस बना था। पहले चीज तो ये देखो, उस टाइम वॉइस कौन बन चुका था, वॉइस इस टाइम कौन था, ये था तुम्हारा ओर्डिंग सेकंड, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ओर्डिंग सेकंड, अब याद भी कराऊंगा। और इस टाइम क्या लगा, इस टाइम लगा तुम्हारा दिल्ली दरबार। और ये जो दिल्ली दरबार था ना, ये कौन से नंबर का दिल्ली दरबार था, ये तुम्हारा 3rd नंबर का दिल्ली दरबार था, 3rd नंबर का, ठीक है। यानी साल 1911 के अंदर तुम्हारा कौन से नंबर का दिल्ली दरबार लगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो साल 1911 के अंदर हमारा 3रे नंबर का दिल्ली दरबार लगा। उस टाइम हमारे वॉइस कौन थे, ओर्डिंग द्वितीय थे, ठीक है जी। तो इसके अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर खास बात ये है कि इस मतलब ये जो दिल्ली दरबार लगा था, इसके अंदर जो उस टाइम ब्रिटेन के महाराजा थे, ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आए थे भाई। जॉर्ज पंचम भारत आए सिर्फ घूमने के लिए, ठीक है जी। और अब देखो सीधी सी बात है, जो इनका राजा है, अंग्रेजों का जो राजा है, वो भारत के अंदर आने लग रहा है घूमने के लिए, तो इसकी खुशी में ओर्डिंग तो लगेंगे ना। ओर्डिंग का तो समझते हो, जब आप हाईवे के ऊपर से जाते हो तो आपने देखा साइड में बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, ठीक है। भैया फलाना मसूरी, बोलो जुबा बैंगनी, यो ज्वेलर्स, फलाना ज्वेलर्स, ये गाड़ी वो गाड़ी, ठीक है। तो इन सारे की एडवर्टाइजमेंट लगी होती है, तो उसको बोलते हैं ओर्डिंग। भैया ओर्डिंग लगा दे, यानी ओर्डिंग कोई वॉइस बना दे, तो इस जगह ओर्डिंग लगा कि यहां पे ब्रिटेन के महाराज भारत में आने लग रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज लगी, यानी इसमें ओर्डिंग द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था हमारा 3रे नंबर का। इससे पहले हमारे 2 दिल्ली दरबार और लगे थे, वो कहां पर लगे थे वो देख लो, क्या पता पूछ ले आपसे एग्जामिनर। पहला दिल्ली दरबार लगा था साल 1877 के अंदर, फर्स्ट दिल्ली दरबार, ठीक है। ये आपका किसके टाइम पर लगा था, लिटन के टाइम पर। लिटन लेटे हुए जिसने काम किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था, आर्म्स एक्ट लेके आया था 1877 के अंदर, याद करो करवाया था, ठीक है जी। सेकंड दिल्ली दरबार तुम्हारा कब लगा, तो सेकंड दिल्ली दरबार तुम्हारा लगा 1903 के अंदर, जिसने कर्जा लिया था, बंगाल का विभाजन किया था 1903 के अंदर कर्जन के द्वारा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने 3 दिल्ली दरबार लगे थे, कब तक भाई, साल 1911 तक भाई। पहला 1877 में लिटे हुए काम करे, तो इसलिए ये समझो ब्रिटेन के महाराजा को आना पड़ा भारत के अंदर, तो लिटे हुए काम करने लग रहा है, तो पहला दिल्ली दरबार। दूसरा कर्जन ने कर्जा ज्यादा ले लिया था, फिर आना पड़ा। तीसरे नंबर पे ओर्डिंग लगवा दी, स्पेशल में आने लग रहा है, ओर्डिंग लगाओ जगह जगह, ठीक है। तो अपने पास टोटल 3 दिल्ली दरबार लगे थे, और 1911 वाला हमारा 3रे नंबर का दिल्ली दरबार था, ठीक है। ये चीज तीनों की तीनों चीज समझ में आई। अब इसी के अंदर क्या डिसीजन लिया गया, इसी के अंदर जो पहला डिसीजन लिया गया तो ये लिया गया कि बंगाल का विभाजन रद्द करो भाई। जो बंगाल का हमने विभाजन किया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के अंदर, इसको बांटा था मैं पहले करवा चुका हूं थ्योरी के अंदर, ठीक है। इसको रद्द कर दो भाई, पहला डिसीजन तो तुम्हारा ये लिया गया, ठीक है जी। दूसरी जो चीज की तुम्हारी घोषणा वो क्या हुई सेकंड, कि जो भारत की जो राजधानी है, राजधानी है उसको क्या भाई, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा भाई, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। तो ये 2 घोषणाएं करेगी किसके द्वारा, इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज पंचम के द्वारा साल 1911 के अंदर। क्या 2 घोषणाएं करी, पहली तो कि बंगाल का जो विभाजन इसको रद्द करो, ठीक है जी। दूसरी घोषणा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करो, ठीक है जी। घोषणा 1911 के अंदर हुई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करो, और वो आपकी स्थानांतरित हुई थी 1912 के अंदर, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखना, 1912 के अंदर भारत की राजधानी क्या बनी थी, दिल्ली बनी थी। तो इसके अंदर डिफरेंस है। अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेवा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कब हुई, तो 1911 के अंदर। भारत की राजधानी दिल्ली बनी कब, तो 1912 के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना एग्जाम के अंदर, चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए भी बताएं, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। शिफ्टिंग की बात हो तो 11, बनी कब 12, एक साल तो लगा यार, सामान सारा उधर से उधर लाना, ठीक है, ओके जी। तो ये तुम्हारा बंगाल का विभाजन पूरा है। बंगाल का अपने टॉपिक स्टार्ट करके था, विभाजन कब हुआ एंड सारी जो घटनाएं थी 1911 तक की, वो सारी घटनाएं हमारी हो चुकी है समाप्त। एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इतनी चीजें सभी साथियों को समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ, उसके बाद आगे चलते हैं। क्लियर 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 सर, आपने अभी तक मेरा बैच चेंज नहीं किया भाई। देखो सही बताऊं, मैसेज बहुत आऊं दिन में, हजारों की संख्या में मैसेज आऊं भाई, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रखो ना, सोचो होगा नहीं होगा, नहीं सबकी में होगा, थोड़ा सा रखो, मैसेज बहुत ज्यादा तो चीजें थोड़ी सी हो जाए भाई, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हो जाएगा चीज, ओके। ऑल क्लियर गुरुजी, वेरी गुड भाई, ठीक है ठीक है। क्या हुआ, ये क्लास ग्रुप डी के बैच में मिल जाएगी, हाँ भाई ग्रुप डी के बैच के अंदर मिलेगी संजू सिंह, ठीक है। सर बैच में कूपन कोड गलत बता रहा है आपका साथी भाई। कूपन कोड अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर लगाओगे POLICE और 50 तो भाई गलत नहीं है। अब छोटे अक्षर में लगाओगे, बीच में कितने स्पेस दोगे तो गलत बता होगा, ठीक है। ओके, तो आपको कूपन कोड कौन लगता, सही बात है ना, कूपन कोड लगाना लग रहा पेपर में के झंडे काटो यार, और नौकरी लगे थोड़े के कुछ लगाओगे, तीनों कह दिया पुलिस मामले दिल्ली पुलिस में भर्ती हो, तीनों कह दिया कि जाओ उधर जाके बम फिट करना, आतंकवादी को उड़ाना है, जब बम लगने नहीं लग रहा, जब बम थोड़ी खुद की बुद्धि अप्लाई कर लिया करो, इस पर बम नहीं लगता, तो दूसरी तरीका ट्राई करके देख लेते बुद्धि होगी। बाकी बात हम छोटे अक्षर में भरते हो, सिर्फ PP बड़ा करो, OLICE छोटा कर दिया हो, केवल बीच में स्पेस थोड़ी बुद्धि लगा देखो, अलग अलग अल्टरनेट बना के देखो, दिमाग के कुत्ते ना दौड़ाया करो, पागल ना बना करो, हर एक चीज में अगला बंदा दिमाग ना खाया करो। कूपन कोड नहीं लगने, खुद गलती करेंगे मैसेज करेंगे, कूपन कोड नहीं लगने, उनकी बता जैसे हां जी अब लग गया जी, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो खुद का, जमाए अगला बंदा पर डिपेंड ना रहा करो। इस फोन ना दिमाग इतना खराब कर रखे हैं, खुद का दिमाग थोड़ा सा भी यूज करा, सारा सुता पका पकाया चाहिए, सारा सुता, तो थोड़ी बुद्धि लगाया करो मेरे भाई। चले आगे, वेरी गुड। अब ये इतना सिस्टम हो चुका था, बंगाल का विभाजन भी रद्द हो गया वगैरह, सारी चीजें वापस दोबारा से सेट हो चुकी थी। अब आता है साल 1912 1912, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक मामला आया, दिल्ली षड्यंत्र मामला, सारे प्रीवियस के अंदर आए हुए हैं, हल्के मत लेना। तो साल 1912 का समय आया, और इसके अंदर हमको क्या चीज देखने को मिली, इसके अंदर हमको देखने को मिला दिल्ली षड्यंत्र मामला। ये क्या कुछ है जी, ये भी बताता हूं तुमको क्या कुछ है दिल्ली षड्यंत्र मामला, ये क्या कुछ मामला था आज बताता हूं। देखो भाई, अंग्रेजों से अपने भारत वाले तंग तो बहुत आ रहे थे, क्या हुआ, सीटी में ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं है जतिन खन्ना, तो भाई सीटी में करवाइए, कोई तो करता होगी, ये दिखा हिस्ट्री लगा करवाना लग रहा थोड़ी दिन पहले इकोनॉमिक्स खत्म हुई सीटी में नाला में, ये हिस्ट्री चला, उसके पास पॉलिटिकल ज्योग्राफी करवाऊंगा, वो तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो दिल्ली पुलिस से बच्चा खत्म करवाई था, खत्म लग होगी फिर वही बात, ठीक है। तो दिल्ली षड्यंत्र मामला, तो ये हमारा कब है, साल 1912 के अंदर। याद कैसे रखो, दिल्ली के षड्यंत्रकारियों बाहर आओ, 1912 मतलब बाहर आओ, कि राजधानी दिल्ली के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी, षड्यंत्र भी कहां पर होंगे, दिल्ली के अंदर होंगे, अभी हमने पढ़ा कि 1912 के अंदर वाली क्या नाम है, दिल्ली की राजधानी शिफ्ट मतलब दिल्ली राजधानी बन चुका था। ये मामला था क्या, इसके अंदर मेनली जो उस टाइम भारत का वॉइसरॉय था ओर्डिंग सेकंड पर भाई बम फेंका गया था, बम फेंका। इसका कौन सा हो गया भाई, एक तरीके से भारत का राजा था उस टाइम, वॉइसरॉय वही राजा होता था, इसके ऊपर किसी ने बम फेंक दिया। तो ये बम किसने फेंका भाई, इसके बारे में देखो, पहली चीज देखो भाई, जो दिल्ली षड्यंत्र मामला था ना, इसका एक व्यक्ति सूत्रधार था, सूत्रधार का मतलब समझते हो, सूत्रधार का मतलब जो मेन जो बंदा था, मेन जो हेड था, जिसने ये आदेश दिया था कि हां भाई इसके ऊपर बम फेंक, उसका नाम आपको याद रखना, ये एग्जामिनर पूछता भी, आपको MCQ भी कराऊं प्रीवियस का, तब तुम देख भी लेना, पसंद आया हुआ है, इसका नाम था रास बिहारी बोस, ठीक है जी।
इतनी चीज आगे समझ में। एक रास बिहारी घोष है, वो अलग चीज। आपने देखा नर्मदल दल के अंदर रास बिहारी घोष, जो रास बिहारी बोस है, ये अलग है, दोनों नाम अलग अलग है, समझो एक ही व्यक्ति है, घोष अलग है, बोस अलग है, ठीक है जी। तो ये जो रास बिहारी बोस था ना, इसी के द्वारा मेनली प्लानिंग बनाई गई थी। याद कैसे, जो बिहारी होते हैं ना, बिहारी किसी काम से नहीं डरते। बिहारी नो सोचा भाई कि हां भाई बम उड़ाना तो उड़ा देंगे, कोई बात नहीं, देश के लिए उड़ा देंगे, आदेश मिला करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो रास बिहारी बोस था ना, इसका एक नौकर होता था भाई, नौकर लगा लो, कार्यकर्ता लगा लो, कुछ भी लगा लो, जिसका नाम था वसंत कुमार। वसंत भी बोलते हैं, कई जगह बसंत भी लिखा जाता है, वसंत कुमार इसका नौकर होता था। तो रास बिहारी बोस क्या बोला वसंत कुमार को, ऐसे बोला, वसंत कुमार एक कांड करना है। वसंत कुमार एक बार तो हो गया चार्ज, मैं कांड ना, कौन सा कांड करना है, कदे किसी ठोकना हो। तो रास बिहारी बोस डट जा वसंत कुमार, वसंत यदि कांड का नाम सुन देता मतलब वसंत का मौसम है तेरा मन, ऐसा कुछ कांड नहीं करना, कांड करना उससे भी खतरनाक, बम फेंक के आना, फेंक देंगे जी, कोई बड़ी बात नहीं है। वसंत कुमार जी के ये शब्द थे। तो वसंत कुमार ने भाई मेनली बम फेंका था। और उस टाइम क्या करता, मतलब ये तो थे गाड़ी गुड़ी, उस टाइम हाथी घोड़े, तो उस टाइम ये ओर्डिंग द्वितीय था, यो हाथियों पर चढ़ रहा था। और इसका पता बेटी जिसकी पत्नी, जिसको बोलते थे लेडी ओर्डिंग, ठीक है जी। और एक जो हाथी का ड्राइवर, जिसको मावत बोलते हैं, वो हाथी का ड्राइवर मावत, तीन जने थे हाथी के ऊपर भाई। तो यो क्या बोला, मतलब भीड़ में खड़ा था, सारे जने देख रहे, नो बोला वो देखो लेडी ओर्डिंग का कितना सुंदर आर है। सारे जने हाथ पर ठाली, वो अनु करके बम फेंक दिया, ताकि किसी ने ना मेरा पटा, हाथ किसका करता बम आया। लेकिन एक छोटी सी चूक रही, वो बम है ओर्डिंग का तो लगा, ओर्डिंग का ड्राइवर था, जो हाथी का ड्राइवर था मावत, उसका लगा, मावत मर गया। और थोड़ी बहुत चोट लेडी ओर्डिंग थी, उसकी रानी थी, उसका लगी। यानी मेनली जो ओर्डिंग था वो बच गया, तो ये फंस गया वसंत कुमार भाई, ये रडार में आ गया, ये तो फंसा बुने डाल, ठीक है। तो इसके अंदर भाई वसंत कुमार वगैरह सारे फांसी तोड़ा गया था, ठीक है। रास बिहारी बोस इसका में बच गया था, ठीक है। इन तीन फांसी मिले को नहीं, बच गए थे, क्योंकि इनके खिलाफ पक्के प्रूफ मिले को नहीं, लेकिन वसंत कुमार को इसके तहत फांसी दी गई थी। तो एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछता है कि जो दिल्ली षड्यंत्र मामला था, ये किसके द्वारा रचा गया था, इसका सूत्रधार कौन था, तो उसके नाम आपके अंदर अपना रास बिहारी बोस। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताऊं, ठीक है। एक बार मैं आपको देता हूं, वसंत कुमार इसने क्या किया, हाथी पर बैठे होर्डिंग सेकंड पर बम फेंका, ठीक है। इससे क्या था, ड्राइवर मर गया, हाथी का ड्राइवर, किसका, हाथी का जो ड्राइवर था वो मर गया, ठीक है जी। इसके बदले में क्या हुई, फांसी हुई जी। फांसी किस किसको हुई, फांसी वसंत कुमार को तो हुई। वसंत कुमार खुद तो मरे, दो तीन व्यक्तियों को और भी लपेट के लेके चला। एक था मास्टर अमीचंद, जो कि एग्जाम के अंदर नाम नहीं पूछा था, फिर आपको बताने का पूछ लिया। एक अवध बिहार था और एक बाल मुकुंद गुप्त था, लिखेंगे मास्टर अमीचंद, अवध बिहार, और थर्ड नंबर जो व्यक्ति था वो था, उसका नाम था बाल मुकुंद गुप्त। ये बाल मुकुंद गुप्त वाला भी प्रीवियस के अंदर आया हुआ है कि बाल मुकुंद गुप्त को किस षड्यंत्र के बदले फांसी दी गई थी। तो इनको भी भाई दिल्ली षड्यंत्र मामले के अंदर फांसी दी गई थी। तो एक बार के लिए मेरे को सभी साथी बताओ, दिल्ली षड्यंत्र मामला तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसा है नहीं घुसा, एक बार के लिए बताओ। मास्टर YouTube पर फ्री में कब से पढ़ाओगे, फ्री में भाई पढ़ाऊंगा 25 तारीख से, 23 हो गया ना, 25 या 26 से स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। हाथी का ना था, होल्डिंग का ड्राइवर था अरे ड्राइवर तो हाथी का था, हाथी चलाया करता, गाड़ी का ड्राइवर है नो है तो ठीक है भाई। इतनी सभी साथियों को समझ में आ गया ना, वेरी गुड। ये एज इट इज, अभी तुम इसका क्वेश्चन दिखाऊं प्रीवियस ईयर के अंदर, देखो अभी दिखाता हूं तुमको, ये रहा यूपीजेएसई 2021 के एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है, ओर्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था, देखो बताओ। तो इसके अंदर क्या था, रास बिहारी बोस को आप लोग टिक करोगे, इसके अंदर आप लोग वसंत कुमार को टिक नहीं करोगे, ठीक है। वसंत कुमार मतलब मेन जो बोस है, बोस का नाम आएगा ना। जैसे मान लिया टीम इंडिया हार गई कोई मैच, टीम इंडिया जीत गई, तो मेनली कैप्टन का नाम आता है, इसके नेतृत्व में टीम इंडिया जीती। अब भारत के अंदर बीजेपी की सरकार जीती, तो मेनली किसका नाम आता है, नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, प्रधानमंत्री का नाम आता है, अमित शाह जी का नाम आता है। तो उसी टाइप से अगर बम फेंके तो उसके अंदर रास बिहारी बोस जी का नाम आएगा, वसंत कुमार का नाम नहीं। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर का है। अब चलो आगे भाई, इतनी सारी साथी समझ में आ गया ना। अब चलते हैं गदर पार्टी के ऊपर। गदर पार्टी क्या कुछ मामला था, इसने खूब गदर फंड मचाया था, आ जाओ। अब 1912 की घटना हो चुकी है, अब आते हैं हम लोग 1913 के अंदर। 1913 के अंदर क्या तुम्हारा गदर पार्टी की स्थापना हुई, अब इसके बारे में पढ़ें, गदर पार्टी का क्या कुछ मामला था और इन्होंने क्या कुछ कांड किए, आ जाओ। वोट हम देते हैं, हमारा नाम नहीं आता ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना मेनली हुई कब थी, तो साल 1913 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। याद कैसे रखोगे, देखो 13 मतलब तैरना। जब भी आप तैरते हो तो पानी को ऐसे पैर को ऐसे ऊपर नीचे मारते हो ना, हाथों को ऐसे मारते हो, जैसे आप लोगों को ऐसे ठीक है। जब भी तैरोगे ऐसे गदर क्या होता है, गदर पार्टी की स्थापना साल 1913 में इस तरीके से दिमाग में सेट रह जाएगा, ठीक है जी। ये मेनली क्या था आपको बताता हूं। तो जो अमेरिका था यानी यूएसए था, यूएसए के अंदर सिएटल नाम की जगह थी, और उस सिएटल नामक जगह के अंदर क्या है, लाला हरदयाल ने एक अड्डा बना रखा था, जैसे दारू का अड्डा नहीं होता, ऐसे क्या वहां पर भारतीय लोगों का एक अड्डा बना, जितने भी भारतीय लोग अमेरिका के अंदर रहते थे वो सारे के सारे उसी अड्डे के अंदर रहते, सारे भारतीय एक जगह रहा करते, ठीक है जी। तो एक बार लिखें सभी साथी। तो गदर पार्टी क्या था भाई, यूएसए में सिएटल नामक जगह पर लाला हरदयाल द्वारा एक अड्डा बना रखा था भाई। इन्होंने एक अड्डा बना रखा था, किस टाइप का अड्डा था जी, दारू का अड्डा तक ताश खेलने का ना, ऐसा नहीं था, सिर्फ वहां पर भारतीय नागरिक आ सकते थे, इस टाइप का इन्होंने एक अड्डा बना रखा था, ठीक है जी। इसी अड्डे के ऊपर ये एक सर्कुलर जारी करते, सर्कुलर जैसे आप अपने पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर सरकार भी सर्कुलर जारी करती है सभी अखबार वालों को कि कल के अखबार की फ्रंट पेज गाइडलाइन ये होनी चाहिए। अभी जैसे मोदी जी ने जीएसटी हटाई है, ठीक है, आपने देखा होगा जीएसटी कम किया है, तो उसका सरकार सर्कुलर भेजती है सभी अखबारों को, मीडिया को, न्यूज चैनल को कि भाई इसको मतलब कि कल के फ्रंट पेज में, न्यूज में, मीडिया में हर जगह यही चीज दिखनी चाहिए, ठीक है जी। सरकार उसके बदले में पैसे भी देती है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर जारी करना, ठीक है। तो अब जैसे यार अभी मैंने देखी प्रधानमंत्री जी की स्पीच अखबार के अंदर आई हुई थी, प्रधानमंत्री जी बोलने लगे कि हमने देश को टैक्स के जाल से निकाला है जीएसटी कम करके। अरे तो सर टैक्स लगाया भी तो आप नहीं तो था, मानते इस बात को आप सभी भी। अभी तो 1550 साथी देखने लग रहे हैं, आप मेरे को बताओ भाई टैक्स लगाया किसने था, नरेंद्र मोदी साहब ने तो लगाया था, 1 जुलाई 2017 को तो लगाया था जीएसटी। पहले आप टैक्स लगाते हो, फिर आप उसको हटा के, मतलब जैसे अभी जो हटाया 22 सितंबर से निकल से हटाया है, थोड़ा कम किया है, ज्यादा तो नहीं हटाया, तो कम किया, कम करके फिर आप ऐसे बोलते हैं कि हमने देश को टैक्स के जंजाल से निकाला। तो टैक्स के जंजाल से निकालना तो ये होता है ना कि भाई पुरानी पार्टी ने टैक्स लगा रखा था जीएसटी और आपने उस जीएसटी मुक्त कर दिया थी, तो टैक्स लगाया भी आपने और फिर हटा के फिर बोलते हैं कि हमने देश को उससे निकाला है। ये सच्ची बयान है, आप ये सोचो मैं करता बना रहा हूं, आप अखबार चेक कर लेना कल का अखबार, ठीक है। तो यहां पर क्या था, यहां पर सर्कुलर जारी करते थे लाला हरदयाल जी, मतलब अमेरिका के अंदर जितने भी भारतीय नागरिक होते थे उनको सर्कुलर यानी कि मैसेज भेजते थे कि यहां पे अभी अपने को क्रांति शुरू करनी है, ये कुछ करना है इसके बारे में, ठीक है। तो यहीं पर इन्होंने क्या युगांतर सर्कुलर उनको बोलते थे, ठीक है। यही से लाला जी क्या है, युगांतर सर्कुलर जारी करते थे, युगांतर सर्कुलर जारी करते थे। और ये युगांतर सर्कुलर किसके बारे में होते थे, क्रांति के बारे में, आगे देश के अंदर अपना भारत देश में कैसे कैसे क्रांति करनी है, कैसे पैसा भी जोड़ना है, क्या कुछ करना है, इसके बारे में सर्कुलर जारी होते थे, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, ठीक है।
और ये जो लाला हरदयाल जी हैं, इन्हीं के द्वारा साल 1912 के अंदर भी एक पार्टी बनाई गई थी, जैसे अभी गदर पार्टी ना, तो इन्हीं के द्वारा एक और पार्टी बनाई गई जिसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। पैसिफिक कोस्ट का मतलब हो गया, तो आपको भी समझाता हूं, ये बताओ, लिखो तुम, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ये भी एक पार्टी बनाई गई थी लाला हरदयाल जी के द्वारा साल 1912 के अंदर। पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन सुना हुआ। कोस्ट का मतलब होता है तट, यानी जो समुद्री जो तटीय इलाका था वो, ठीक है। और आप लोगों को पता है जो अमेरिका है ना, वो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, तो इसलिए इन्होंने पार्टी बनाई पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन साल 1912 के अंदर। और फिर इसी का नाम बदल के रखा गया था गदर पार्टी साल 1913 के अंदर। ये जो पार्टी थी ना, इसी का नाम चेंज होकर गदर पार्टी रखा गया था साल 1913 के अंदर, ठीक है। ये चीज दिमाग के अंदर घुस गई। और जब इन्होंने ये गदर पार्टी बनाई साल 1913 के अंदर, तो ये कहां पर बनाई थी? ये अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पर बनाई थी। सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पर बनाई थी। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि गदर पार्टी का गठन कब हुआ? साल 1913 में। कहां पर गठन हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पर इसका गठन किया गया था, अमेरिका के अंदर। ये जो जगह ना सिएटल, सिएटल के अंदर तो लाला जी रहते थे, वहां पर इन्होंने गड्ढा बना रखा था, लेकिन पार्टी का गठन हुआ सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पर, जो कि अमेरिका के अंदर है, ठीक है। जितनी चीज सभी साथियों के समझ में आ गई, ठीक है जी। इसके साथ ही इन्होंने यहीं पर एक सैन फ्रांसिस्को मैगजीन भी लॉन्च करी। लाला जी ने क्या है, साल 1913 के अंदर क्या है, 1913 में ही एक सैन फ्रांसिस्को, जो सैन फ्रांसिस्को नामक जो जगह थी, ठीक है, इसी के अंदर क्या है, इन्होंने मैगजीन भी लॉन्च की। सैन फ्रांसिस्को नाम से मैगजीन लॉन्च की, सैन फ्रांसिस्को मैगजीन। मैगजीन का नाम ही सैन फ्रांसिस्को था, मैगजीन भी लॉन्च की, ठीक है। पहले देखो दो चीजें सैन फ्रांसिस्को के अंदर क्या चीज हुई? पहली चीज तो इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करी साल 1913 में। दूसरी चीज यहीं पर इन्होंने क्या, सैन फ्रांसिस्को मैगजीन भी इन्होंने लॉन्च करी साल 1913 के अंदर, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। और ये जो तुम्हारी गदर पार्टी थी, ये बनाई किसने थी? लाला हरदयाल जी के द्वारा। तो इसके जो महामंत्री थे ना इस गदर पार्टी के, तो मतलब गदर पार्टी का जो लाला हरदयाल जी का जो स्थान था, वो किस नाम से था? महामंत्री के नाम से। गदर पार्टी के जो महामंत्री हैं वो कौन होंगे? वो होंगे लाला हरदयाल। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी के अंदर लाला हरदयाल जी का क्या स्थान था? उसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, क्या पद था इनका? तो इनका पद था महामंत्री का, ठीक है। ये चीज भी दिमाग के अंदर उसकी बिल्कुल आसान सी थी। तो इसके अध्यक्ष साहब कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह बाकला। कोई पूछता नहीं, ना आज तक कभी आया, फिर भी लिख लो, क्या पता आपसे पूछ ले। सोहन सिंह बाकला था। ये क्या था? ये इनके मतलब जो गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह बाकला। कई बार से आपसे पूछ ले गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, और आप लोग सोचते हैं गदर पार्टी का गठन तो आपका इसने लाला हरदयाल जी ने कराया, और आप ऑप्शन के अंदर भी लाला हरदयाल गया और आप अध्यक्ष के पद के ऊपर इनको टिक कर दो, तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए मैंने आपको अलग से कहा ताकि आप लोग गलती ना करो, ठीक है जी। और ये जो गदर पार्टी जो इन्होंने बनाई थी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? तो इसका हेडक्वार्टर था युगांतर आश्रम, जो बाद में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, युगांतर आश्रम था, ठीक है। यहां पर क्या इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ, जो कि भारत के अंदर आया था। फिर ये ठीक है, पहले तो सैन फ्रांसिस्को के अंदर इस पार्टी का गठन हुआ, बाद में जब ये भारत के अंदर आया तो भारत के अंदर इन्होंने इसका हेडक्वार्टर बनाया युगांतर आश्रम, किसका? गदर पार्टी का, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो ये जो सारी चीजें फैलाई गदर पार्टी, गदर आंदोलन वगैरह कर दिए, तो इसका अंग्रेजों को पता तो लगना था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, लाला ये जो हरदयाल जी थे, इनको साल 1914 के अंदर गिरफ्तार कर लिया, और इनकी जो गदर पार्टी वगैरह जो भी उन्होंने गदर फंड खिलाया था, ये सारा का सारा भी खत्म हो गया, ठीक है। तो साल 1914 के अंदर क्या है, 1914 में लाला हरदयाल जी गिरफ्तार हो गए थे, गिरफ्तार हो गए, ठीक है। और इनकी जो गदर पार्टी वगैरह थी, ये सारी खिंड गई थी, फिर मतलब तरीके से खत्म हो गई थी, कोई रोल वगैरह नहीं रहा। अब मेरे को एक चीज बताओ, इतनी चीज सभी साथियों को समझ में आई, ठीक है। आपने आज क्या पढ़ा? अभी तक मैंने एक तो दिल्ली षड्यंत्र मामला पढ़ा, आज का देखो स्टार्टिंग से देखें हम लोग, मार्लियामेंटो सुधार पढ़े, उसका मैंने बंगाल के वालंदर 1911 के अंदर जो हमारा तीसरा दिल्ली दरबार लगा था उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसका मैंने दिल्ली षड्यंत्र पढ़ा, पूरा रास बिहारी वो किसने बम फेंका था, होल्डिंग विद उसने मारा, वो इस वगैरह ये पढ़ा। तीसरा फिर मैंने आज गदर पार्टी के बारे में भी पढ़ा, गदर पार्टी 1913 के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसका गठन हुआ था, लाला हरदयाल जी के द्वारा गठन किया गया, भारत के अंदर हेडक्वार्टर युगांतर आश्रम के अंदर था, अध्यक्ष सोहन सिंह थे, और लाला हरदयाल जी के महामंत्री थे, ठीक है। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को मैगजीन के नाम से पत्रिका भी निकाली थी। गदर पार्टी का पुराना नाम पूछ ले तो 1912 के अंदर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था, 1914 के अंदर लाला हरदयाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इतना सिस्टम बताओ एक बार के लिए, सभी साथियों को समझ में आया हो तो फिर मैं आगे चलूं, बताओ आगे जी समझ में। सर स्वाद में डोंगा भर के ज्यादा खा लिया, टटियां लग रही है मेरे। हरी हरी राकेश, कोई बात ना भाई, हरी लग रही तो ठीक है, लाल ना लग रही तो खून की दाढ़ी चल रहा है, इसका ध्यान रखिए। अल्लाह का पड़ना पड़ेगा इतना, ठीक है। सर आप इतना डीप क्यों करवाने लग रहे हो भाई? तारीफ कौन समझ में आवे? अभी तुम्हें झटका मशीन दिखाऊंगा ना तब तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा। अभी जो जैसे तुम्हारा जो एजेंसी बदल चुकी है, पहले टीसीएस पेपर लिया करती, टीसीएस में अभी क्लास का मैं स्टार्टिंग में समझा था, मोटा पेपर बनाया करती, मोटा समझो ऊपर ऊपर छाट लिए और साहब दी तार पेपर फंस जाया करते, तामराज जी थे, मास्टर विराज जी थे, ठीक, मास्टर भी नो करवाया करते, ऊपर पता करवाया चल मेरे भाई, एक बैच पूरा, दूसरा बैच पूरा, तीसरा बैच पूरा, ठीक है। ये जो नई एजेंसी है ना एडीक्यूटी नाम, इसका नाम कितना क्यूटी है, लेकिन हरकतें बहुत खतरनाक है इसकी। अभी तुमने देखी नहीं झटका मशीन, हमने तो अभी स्टेनो का पेपर देखा जिसकी आंसर किया है, ठीक है। तुम्हें मैं टेलीग्राम के टेलीग्राम पर डाल भी आंसर तुम देखना खोल के, बहुत ज्यादा डीप पूछने लग रहे हैं। अभी ये जो तुम्हारा क्या नाम सीजीएल के पेपर चलने लग रहे हैं, बच्चों से पूछना, ये जिस भी मास्टर पेपर देते थे ना कुछ भी नहीं आने लग रहा पेपर के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप पूछने लग रहा है, और मास्टर ने करवाया था ऊपर ऊपर का, डीप करवाया नहीं तो बच्चे रोने लग रहे हैं, ठीक है। तो आपकी भलाई के लिए करवाने लग रहा हूं, बाद में पेपर में रोग आंखों के अंदर गुट्ठे डाल के उसका कुछ टाइम कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तुम रेलवे के अंदर देख लो, और रेलवे एनटीपीसी का यूजी लेवल का पेपर या अंडरग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएट लेवल पेपर कितना डीप पूछने लग रहा है। और अभी तुम देख लेना, अभी सीजीएल पेपर होने बाद आगे कभी सीएचएस लगा होगा, और अभी सीजीएल की बन सके यूजी उसी टाइम तुमको दिखा दूंगा, और दूर क्यों जाते हो तुम? अब दिल्ली पुलिस के अंदर देखना, तुम ये मोटा मोटा पढ़ के जाओगे, मुझे पता मैक्सिमम जाएंगे मोटा मोटा पढ़ के, अभी पेपर में दिखेगा तुम्हें झटका मशीन, फिर रोगे 25 नंबर जिंदगी मान लो 25 बटे 25 आगे 15 तुम्हारे आगे, मान लो मैथ में 15 बटे 40 बनेंगे, कंप्यूटर में 10 में मान लो 7 मान लो तुम्हारे 47 बनेंगे, जिसके अंदर ब्याह जाओगे तो भी 15 नंबर मुश्किल से आएंगे, 15 नंबर मुश्किल से, 50 प्लस 15 अगर आप मान लो तो भी 65, वो भी बड़ी मुश्किल से समझ लेना कि हाँ आ गए। मैथ रीजनिंग में ये भी उसमें भी समझना 1-2% मुश्किल आएंगे जिसमें पकड़ियां फटेंगी। तो ये चीज को मत मान के चलो भाई, और बच्चे सामने मेरा सारा सिस्टम चालो आजकल, वो समझ गए हम रिमोट के चैनल पर लगा, तो कंपटीशन की टक्कर देनी है तो कुछ अलग पढ़ोगे तभी आगे निकलोगे। जो बाकी दुनिया पढ़ने लग रही है, ठीक है, आप उससे अलग कुछ पढ़ोगे, वो चीज सारे ने पढ़ा है। अब सिंपल चीज यार, मैं इसका डायरेक्ट बता दूं, गदर पार्टी स्थापना 1913 के अंदर लाला हरदयाल ने किया, मेरे भाई आगा इतना माथा मारने की इतना खोल के बताने की जरूरत थी, लेकिन कुछ अलग पढ़ोगे तभी तुम अलग से सिलेक्शन ले पाओगे। बाकी जो दुनिया पढ़ने लग रही है वही पढ़ते रहोगे, सिलेक्शन कहां से होगा भाई, ठीक है। चले आगे, अब मैं तुमको इस लेवल करवाने लग रहा हूं भाई कि कहीं से कुछ भी पूछ ले से तुम मतलब मिस नहीं कर पाओगे भाई, छोड़ोगे ही नहीं, तुम रगड़ दोगे, ठीक है। तो घबराओ मत, आराम से, मतलब यार मैं करवाने लग रहा हूं, डरो क्यों, सारी क्लास में एंटरटेनमेंट मिला है, ठीक है, चीजें याद भी करवाने लग रहा हूं, तो काहे डरते हो भाई? सर चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी के सेम है? हाँ सेम होती है भाई, स्ट्रेटजी क्या पूरे, आप किसी एग्जाम की पूरे भारतवर्ष के कोई एग्जाम की तैयारी कर लो, सबके अंदर सेम होती है, ठीक है। तो 1914 के ऊपर आ गए हम लोग भाई, 14 के अंदर लाला हरदयाल जी हमारे गिरफ्तार हो गए, ठीक है, जितनी सभी के समझ में आई। अब 1914 के अंदर एक और घटना हुई, जिस घटना का नाम है कोमा गाटामारू घटना, ठीक है, जिसके बारे में पढ़िए क्या कुछ था, आ जाओ।
साल 1914 में क्या हुई? कोमागाटामारू घटना। मारू घटना, ये क्या कुछ घटना थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? मैंने कहा कोमा में हूं, कोमा में घुट को मारूं, ठीक है? तो इस घटना के अंदर क्या कुछ होना? देखो मैंने आपको बताया कि अभी आप लोग जैसे सभी को पता है कि कनाडा के अंदर अगर हम बात करें तो कनाडा के अंदर कनाडा को मिनी पंजाब भी बोलते हैं, ठीक है? मतलब आधे से ज्यादा पंजाब कनाडा के अंदर बसता है, ठीक है जी? ये चीज अभी की नहीं थी, पुराने समय के अंदर भी ऐसी था भाई। आधे से ज्यादा पंजाब है जो सरदार जी हैं वो आपके कनाडा के अंदर बसते थे पुराने समय के अंदर भी। उसी टाइम भी जाते थे, आना जाना लगा रहता था, हमें कनाडा के अंदर चलो वगैरह वगैरह चलो, ठीक है जी? तो बार बार आना जाना लगा रहता था। उस टाइम एरोप्लेन वगैरह का सिस्टम तो भारत के अंदर था नहीं, तो आजादी के बाद आना स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम कहते समुद्री जहाज से जाते थे, और उस टाइम जो स्पेशल जो सरदार जी थे उनके द्वारा एक समुद्री जहाज खरीदा गया था जापान से, और उस समुद्री जहाज का नाम ही कोमागाटामारू था। ये क्या था कोमागाटामारू? ये क्या चीज है? ये समुद्री जहाज का नाम है, समुद्री जहाज का नाम जो जापान से लिया गया था, कोमागाटामारू, ठीक है जी? और ये जो जापान से जो हमने कोमागाटामारू नाम का समुद्री जहाज लिया था, सरदारों ने लिया था, पंजाब के लोगों ने लिया था, सिख समुदाय के लोगों ने लिया था, ठीक है? ये अक्सर जाते रहते थे। तो भाई ये गए कनाडा घूमने के, मतलब वहां पर सेटल होने के लिए गए, पता नहीं किस वजह से गए, ये कनाडा गए। तो कनाडा गए ना, तो उस टाइम इस जहाज के अंदर टोटल कितने यात्री सवार थे? तो उस टाइम जहाज में टोटल 376 यात्री सवार थे। कितने टोटल? हमारे 376 यात्री सवार थे टोटल थे। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे बताने रहा हूं। 340 इसमें सिख समुदाय के लोग थे, सबसे ज्यादा, मतलब 376 340 तो सिख समुदाय के लोग इसके अंदर भरे हुए थे। 24 इसके अंदर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और 12 इसके अंदर हिंदू समुदाय के लोग थे भाई, ये तीनों थे। तो अंग्रेज सरकार को पता लग गया कि भाई इस टाइप से सिख समुदाय के लोग स्पेशल खुद का जहाज खरीद लिया, और जहाज खरीद के जाने लग रहे हैं कहां पर? कनाडा के अंदर जाने लग रहे हैं। उस टाइम कनाडा वगैरह तो वहां पर क्या था, मतलब कि इनकी पहुंच तो है, जैसे अपने भारत सरकार तो है, अमेरिका के लिए भी अपनी बात हो, ब्रिटेन के लिए बात, अलग देश के लिए बात हो। तो उसी टाइम अंग्रेज सरकार ने भी क्या फोन मिला कनाडा के पास, और कनाडा को बोला कि भाई ऐसे ऐसे आने लग रहे हैं, और उनके अंदर किसी को उतरने मत देना, सिर्फ मुसलमानों को उतार देना। जो मुस्लिम जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो 24 मुस्लिम थे जहाज के अंदर, सिर्फ इन्हीं को उतरने की परमिशन देना, बाकियों को जहाज के अंदर बैठे रहने देना, इनको उतरने मत देना, ताकि इनके अंदर फिर आपस में ऑटोमेटिक फूड डल जाएगी ना। इनका अंदर भी देखो, अब बताओ सिख और हिंदू समुदाय के लोगों के अंदर ऑटोमेटिक फूड नहीं डली कि वो मुस्लिम उतरने दिया तो हम बताओ, मतलब ऑटोमेटिक मन के अंदर नफरत पैदा कर दी, ठीक है? तो आप लोगों को मैं बताता हूं, वर्तमान के अंदर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी आपस में नहीं लड़ते, लड़ाती कौन है? सरकारें लड़ती हैं, ठीक है? पुराने समय से ये रीत चलती आ रही है। तो ओनली मुस्लिम समुदाय के लोगों को जहाज से उतरने दिया, और ये जो सिख समुदाय और हिंदू समुदाय के लोग थे, ये 2 महीने तक उधर ही रुके रहे जहाज के अंदर। जहाज के अंदर कैद थे एक तरीके से, बाहर नहीं आने दिया इनको। फिर ये वापस चले गए भाई, मैं नहीं उतरने दिया तो क्या करें भाई, वापस आना पड़ेगा। तो भाई 27 सितंबर 1914 को क्या है, जो कोलकाता वाली जो बंदरगाह है तुम्हारी, उसके ऊपर ये जहाज वापस पहुंचा। लिखेंगे सभी साथी, इंपॉर्टेंट डेट है 27 सितंबर। ये तो आज की डेट आई, 23 तो आएगी, 4 दिन बचा है आज से ही, आज से 4 दिन बाद 27 सितंबर 1914 को यह जहाज वापस कोलकाता समुद्री तट पर पहुंचा भाई। और यहां पर पहुंचने के बाद अंग्रेज भी इनको उतरने से ना हटे। अंग्रेज सरकार को पता लगा, अंग्रेज सरकार ने ना मारता गद्दारी करके कनाडा बात हो गया, हमको नहीं उतरने देवा, ठीक है? तो भाई इसकी वजह से लोगों के अंदर रोष पैदा हो गया, हमारा देश में मारती को नहीं उतरने दे, काल काय अंग्रेज चितनी से मुंह आले और मारती को नहीं उतरने दे, हाले सारा मारा है पत्ता बदलेटा लेटा नु लगे भाई कहना पड़े। अपने नु कया अंग्रेज ने फायरिंग शुरू कर दी, बंदूक चलानी स्टार्ट कर दी, जिसका में अपने करीबन 22 लोग हैं वो मरे थे। तो इस जहाज के ऊपर जो वापस आए थे ये 340 प्लस 12 लोग, इनके अंदर से क्या है 22 लोग इस फायरिंग के अंदर मारे गए, ठीक है? बाकी के लोग वहां से फरार हो गए, ठीक है? भगदड़ मच गई ना गोली चलते हुए, तो उस भगदड़ के अंदर 22 लोग अपने मारे गए और बाकी के लोग अपने भाज गए, बच गए, ठीक है? कुछ लोग और भी जो फंसे ना, उनका फांसी तोड़ दिया और कुछ कर दिया, और कुछ मतलब नहीं समझो। तो ये थी तुम्हारी घटना, इसको बोलते कोमागाटामारू घटना, जो कि साल 1914 के अंदर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है? जब इस रिलेटेड तुम्हारे प्रश्न दिखाता हूं, जैसे प्रीवियस के अंदर आया, देखो एक तो तुम ये देखो होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी? होम रूल जो लीग का गठन हुआ, ये चलो भी मैंने आपको करवाया नहीं है, ठीक है? ये भी करवाया नहीं, चीज मैं भी करवाऊंगा, एक मिनट। होम रूल का गठन तो करवा दिया, लेकिन चीज अभी घटना के बारे में नहीं बताया मैंने। ये देखो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता थी? होम रूल आंदोलन की खासियत कौन सी थी? पहली चीज तो पैम्पलेट की बिक्री और संचालन, ये तो हुआ था भाई, सीधी सी बात नहीं बता भाई। लाला हरदयाल जी क्या थे? सर्कुलर जारी करते थे, पैम्पलेट फैलाते थे। दूसरा, चर्चा समूह पढ़ने के स्थान की स्थापना बिल्कुल करी थी इन्होंने, ठीक है? सिएटल नाम की जगह थी, यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहीं पर सारी की सारी मीटिंग करते थे। होम रूल संगठन की बजाय ना, ये होम रूल तो भी करवाया नहीं यार, रुको ये भी पसंद यार, मैं ये वाला पसंद देखूंगा। गदर क्रांति भी नहीं है हिंदुस्तान, रुको भाई ये तो भी होया नहीं यार। ना मैं मिला यार, पर्सन गया किधर, मैं लेके आया था पर्सन, पता नहीं भाई किधर गया, मतलब ये पर्सन आया यार प्रीवियस के अंदर, मैं लेके आया था, ठीक है? लेके आया था मैं, इसके अंदर मेरे को मिला नहीं, तो टाइपिंग वाले टाइप नहीं किया, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, ठीक है? एक बार के लिए आगे चलो, आगे चले भाई, ठीक है जी? इतनी सभी साथियों के समझ में आ गई। अब ये जो तुम्हारा कोमागाटामारू की जो घटना हुई, अगर जो भी इसके अंदर हुए, मरे भी हैं लोग, साल याद रखना 1914 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोमागाटामारू है क्या चीज? तो ये समुद्री जहाज है, तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है? मैं फोन में चेक करता हूं, उसके पास क्वेश्चन भेजे थे उसने, लिए क्यों नहीं ये चीजें मैं देख लेता हूं, मैंने भेजा भी था, कौन भेजा था? एक मिनट रुको, मैंने भेज जोड़ा है, करना पड़ा है, कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, बाद में करवा देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है? आगे चलें भाई, शाबाश, कोई बात नहीं सर, कोई बात कोई बात तो नहीं, देखो आगे चलते हैं। फिर साल 1914 के अंदर ही तुमको पता कि पहला विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट जो तुम्हारा विश्व युद्ध है ये भी स्टार्ट हो गया था, कब हुआ था तुम्हारा? साल 1914 के अंदर। और कब तक चला था? साल 1918 तक तुम्हारा पहला विश्व युद्ध चला था, 14 से 18 तक, ठीक है जी? और इस पहले विश्व युद्ध के अंदर क्या है, अंग्रेज ने बोले हम भी भागीदारी लेवाएंगे, ठीक है? हम भी युद्ध में जावाएंगे, ठीक है जी? चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है? और फिर क्या हुआ भाई, अपने जो अंग्रेज थे तो चले गए, तो अंग्रेज ने बोले हमारा तो जरूरत है, तुम्हारी हेल्प की जरूरत है कि भाई भारतीय लोग भी सेना के अंदर शामिल हो और हमारी मदद करो, नहीं तो भारत के ऊपर और कोई कब्जा कर लेगा। महात्मा गांधी जी भी 1915 के अंदर उड़ आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से वापस। महात्मा गांधी जी भी स्पेशल बोले, मतलब अपने विद्रोह कर दिया था उस टाइम। कनाडा भी जो और भी जो सिख समुदाय के आंदोलनकारी थे या गदर पार्टी के जो आंदोलनकारी थे वो भी सारे वापस आ गए थे। कोई कनाडा आ गया था, कोई यूएसए था जो गदर पार्टी वाले थे, ये भी सारे वापस आ गए थे। ये सारे मिलकर बोले तो अंग्रेज सही फंस रहे हैं, ये प्रथम वर्ल्ड वार के अंदर जा रहे हैं, अब देश के अंदर भी सारे हथियार के सारी चीजें कमी सेना की कमी बस कहां बड़ी आसोदा कहां। लेकिन उस टाइम महात्मा गांधी जी आए 1915 के अंदर आते ये बोले नहीं तुम्हें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, ये अपने देश के लिए तो करने लगे, अंग्रेज करने भर्ती को भर्ती हो। मतलब महात्मा गांधी जी ने खूब युवा भर्ती करवाए भाई सेना के अंदर उस टाइम, और बेचारे सारे के सारे शहीद हो गए। अब जो इंडिया गेट के अंदर जो तुम नाम देखते हो ना वो सारे के सारे वही है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर अपने देश से शहीद हुए, ठीक है? तो
भाई अब इसके अंदर देखो महात्मा गांधी की गलती मानते हो क्या कुछ करते हो। बिल्कुल बिल्कुल दबा दबा के ना उस टाइम अंग्रेज ने खूब पिटा था, कोई अंग्रेज भाषा दड़ा दड़ा पिटा कर दे, क्योंकि पहला विश्व युद्ध करते सारे देश के हालात कमजोर हो गए थे, महंगाई बढ़ गई थी, सारा सोचा सिस्टम हो गया था। ठीक है, तो यानी कि आपको बताता हूँ, फर्स्ट विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और इसी दौरान आपका जो गदर पार्टी प्लस सिख समुदाय वापस भारत आया। मतलब उस टाइम भी आजाद हो सका, लेकिन गांधी जी की गलती की वजह से नहीं हुए, वापस भारत आया और अंग्रेजों को पिटा, बजा बजा के पिटे भाई। ठीक है, पीट दिया जी। और अब ये जो सारी चीजें हुई, इसी के अंदर एक नई अलग जगी, नई अलग क्या जगी, ऐसे बोले हमें खुद का रूल चाहिए। रूल का मतलब होता है शासन। अपने लोगों की चुल मच गई कि हाँ, हमने अंग्रेजों की पीट दिया, ये प्रथम वर्ल्ड वार के अंदर बिजी हैं, ये आप लोग एक नई घोषणा कर दिया कि हमें तो भाई खुद का रूल चाहिए, हमें अंग्रेजों के रूल के अंदर काम नहीं करना, अंग्रेजों लेकर जवाब अपना खुद का शासन खुद चलाना है। ठीक है, तो ये जो नई चीज, जो नई अलग जगी, किसी जगह कि भारत के अंदर पहला जो विश्व युद्ध हुआ, इसके अंदर हमारे भारतीय लोगों की घसीटना लगे, हमारे लोगों की मरवाना लगे, युद्ध में धक्का था। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्यों जाएं, हमें तो खुद का शासन चाहिए, अंग्रेज शासन चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या चीज, जो नई चीज जो जन्मी, उसका क्या नाम था, होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन। आओ आओ प्यारे बच्चों आओ, तो जो नई चीज जगी उसका क्या नाम था, होम रूल आंदोलन, होम रूल बोल लो या सौ शासन। सौ शासन, होम का मतलब होगा घरेलू, सौ हमारा घर का, रूल का मतलब शासन, हमारा घर का शासन होगा। ठीक है, होम रूल या सौ शासन आंदोलन। तो होम रूल या सौ शासन आंदोलन किसकी बदौलत स्टार्ट हुआ, पहला जो विश्व युद्ध था, इसके अंदर भारतीयों को जबरदस्ती सेना के अंदर भर्ती गया, उनको मरवाया गया, तो इसलिए तुम्हारा पहली बार होम रूल या सौ शासन आंदोलन तुम्हारा स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। और ये मेनली क्या कुछ था मामला, जैसे ब्रिटिश उपनिवेश, उपनिवेश किसको बोलते हैं, जो कि ब्रिटेन वाले अंग्रेजों ने जिसके ऊपर शासन किया था उनको ब्रिटिश उपनिवेश बोलते थे। तो अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी शासन करा था, कनाडा के ऊपर भी, साउथ अफ्रीका का भी शासन करा था, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, अगर इन सारी जगह इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो वहीं से क्या था, मतलब अपने दिमाग में आई कि आयरलैंड जैसे देश है, इनका मैं भी आप लोगों ने परमिशन दे के खुद का शासन करें, तो हमारा देश में क्यों नहीं देने लगे। ठीक है, तो मेनली किसे, आयरलैंड से। आप लोग देखो आयरलैंड के हालातों से प्रेरित था भाई आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन भाई, जो तुम्हारा होम रूल जो आंदोलन है, किससे प्रेरित था, आयरलैंड के हालातों से प्रेरित था। आयरलैंड के अंदर भी तो अंग्रेजों का शासन हुआ करता, लेकिन आप लोगों ने उनको आजाद कर दिया, अब खुद का रूल करने लगे, अब मैं भी खुद का रूल चाहिए, ये बात यहां पर मेनली हुई थी। ठीक है जी। अब अगर आपसे पूछ ले कि होम रूल या शासन आंदोलन शुरू होने के कारण क्या क्या थे, तो ये कारण आपसे पूछे जाते हैं, आपको क्रॉम एमसीक्यू के अंदर आप देखना, ये भी मैंने आपको पढ़वाया था। तो पहला मेन कारण तो क्या था, मार्लेमेंटो जो सुधार हुआ, उसके अंदर भारतीयों को मतलब बेइज्जती फील हुई, क्योंकि उसके अंदर मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनको विशेष अधिकार दिए गए, मार्लेमेंटो सुधार। ठीक है जी, ये भी एक मेन कारण था। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भारतीय सैनिकों को मतलब मरवाया गया, एक तरीके से धक्के से युद्ध के अंदर खेल दिया। आपने कोई चक्कर भी तो ये अंग्रेज ने भी युद्ध लड़ा, भी घुसा कि ब्रिटेन के युद्ध मच रहा था, तो ब्रिटेन ने भारत में गिल्ला पेट फालतू सेना होगी कि मतलब दबा बनाएगा, तो इस हिसाब से उन्होंने जबरदस्ती डाल दिया। ठीक है, तीसरा, इन्होंने 1914 के अंदर क्या था, 1914 के अंदर जो अपने बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनको क्या है मतलब कि समझो रिहा कर दिया, गंगाधर तिलक को इन्होंने रिहा कर दिया। तो रिहा कर दिया, गंगाधर तिलक योजना तो बनाओगे। ठीक है, होम रूल लीग के समर्थन में आंदोलन वगैरह तो करेंगे, रिहा करोगे तो फंसोगे तुम। ठीक है, चौथी चीज, 1916 के अंदर जो तुम्हारा क्या हुआ, 1916 के अंदर तुम्हारा लखनऊ पैक्ट हुआ। ये लखनऊ पैक्ट क्या था जी, लखनऊ पैक्ट यानी कि कोई सारी चीजें फिर मुस्लिम लोगों को भी समझ में आने लगी। जो कांग्रेस मैंने आपको बताया 1907 के अंदर क्या था, कांग्रेस गरम दल नरम दल के अंदर बटी हुई थी। 1916 के अंदर तुम्हारा लखनऊ पैक्ट हुआ, इसके अंदर क्या है, जो कांग्रेस के गरम दल थे और जो नरम दल थे, वो दोनों के दोनों क्या थे, आपके मिक्स हो गए, वापस से कांग्रेस एक होगी, साथ में मुस्लिम लीग भी इनके साथ मिलेगी। मुस्लिम लीग का भी समझ में आ गया, अंग्रेज तो फूट डालो राज करो वाला सांग रहा है भाई। अब वो जो भारतीय सेना जो मतलब गई थी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, हिंदू समुदाय के लोग भी थे, तो इनका भी चीज समझ में आने लगी, यानी सारे के सारे समुदाय के लोग एक हो गए साल 1916 के अंदर। इसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक कब हुई, 1916 के अंदर, लखनऊ अधिवेशन के अंदर। गरम दल नरम दल एक कब हुए, 1916 के अंदर। कांग्रेस का विभाजन रद्द कब हुआ, 1916 के अंदर। इस तरीके से आपको याद रखना है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने आपको ये करवाई है। ठीक है जी, 1916 लखनऊ पैक्ट। हाँ ठीक है, ये चीज आई समझ में। तो ये सारे कारण थे किसके लिए, होम रूल आंदोलन या सौ शासन आंदोलन के शुरू होने के, ये मेन कारण थे भाई। इन रीजंस की वजह से ये हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। अब ये जो होम रूल जो लीग बनी, ये कब बनी, ये तो था आंदोलन, अब बनी है होम रूल लीग। इस आंदोलन से प्रेरित होकर होम रूल की लीग बनी। होम रूल का मतलब हमें अपना घर का शासन चीज की लीग बनी है स्पेशल। ठीक है, और भारत के अंदर मेनली कितनी, देखो आप अन्य टीचर्स के पास पढ़ोगे, कहीं पर पढ़ोगे तो उसके सीधा बताओ होम रूल लीग 1916 के अंदर बनी, यानी बेसेंट गंगाधर तिलक ने मिलकर बनाई, बस इतना पढ़ा, तो फालतू कुछ नहीं पढ़ाते, मानते इस बात को। अब अपना देखना यहां पर, ठीक है, पूरा डीप करने लगे तो हर एक चीज आपको समझ में आएगी। वो भाई तो पहली बार पता लगी ये चीज। ठीक है, तो भारत के अंदर दो होम रूल लीग बने थे भाई, भारत में दो होम रूल लीग बने थे। पहला जो बना था, आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साल 1916, 28 सितंबर 1916 किसके द्वारा बनाया गया, गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक को रिहा कर दिया था इन्होंने 1914 के अंदर। तो रिहा होने के बाद इन्होंने लीग बना दी, यानी गंगाधर तिलक के द्वारा बनाया गया। कहां पर बनाया गया भाई, पुणे के अंदर बनाया गया। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि जो 1916 में जो गंगाधर तिलक के द्वारा जो लीग बनाया था ना, वो पुणे का महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करने लगा, सिवाय बंबई को छोड़ के। बंबई वाले के अंदर एनी बेसेंट वाला रूल था, इसके अंदर पुणे वाला था। तो ये चीज याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर गलती मत करना। पुणे हो गया और आसपास के एरिया वो भी सारी इसी के अंदर शुमार थे। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। दूसरा, हमारी जो होम रूल जो लीग बनी वो किसके द्वारा, वो 1 सितंबर 1916। हालांकि मुझे पहले एनी बेसेंट का लिखना चाहिए सीरीज के साथ, लेकिन वैसे ही लिखवा दिया तो उसके अंदर मतलब ठीक है। सॉरी ये 28 सितंबर नहीं था, 28 अप्रैल था। ये 28 अप्रैल था भाई, इसको टिक कर लो भाई। पहली बनी 28 अप्रैल 1916 को, दूसरा 1 सितंबर 1916 को। इसको टिक कर लो, मत कंफ्यूज हो गया। तो 1 सितंबर 1916 को जो दूसरी होम रूल लीग बनी, ये किसके द्वारा बनाई, ये बनाई एनी बेसेंट के द्वारा, जो कि कांग्रेस की क्या थी, पहली महिला देखती थी, आपको पहले क्रॉस के थ्योरी के अंदर। तो ये हमारी क्या थी, दूसरी होम रूल लीग बनी, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा 1 सितंबर 1916 को बनी। करीबन 6 महीने बाद, 5 से 6 महीने बाद ये बनी। इसके अंदर कौन सा एरिया शुमार था, इसके अंदर पूरा तुम्हारा बंबई प्लस जो भी राष्ट्र भारत, पूरा इंडिया जो बच गया, वो सारा इसी होम रूल लीग के अंदर शुमार था। ठीक है, ये चीज हमारी समझ में आई। ठीक है, दोनों की दोनों चीज में होम रूल लीग कैसे क्या कुछ पढ़े थे, एक बार के लिए साथी बताओ। ठीक है, बाद में यही पर ये जो तुम्हारी होम रूल लीग थी, ठीक है, इसी के अंदर जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट के द्वारा 2 पत्र भी निकाले गए थे, जो कि एग्जाम के अंदर तुमसे पूछे गए। आओ, एनी बेसेंट ने 2 कौन-कौन से पत्र निकाले थे। एक का नाम था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का मतलब हमारी सबकी कॉमन इच्छा है, विल का मतलब इच्छा भी होता है, हमारी सबकी कॉमन इच्छा है कि भारत के ऊपर भारत का खुद का शासन हो, अंग्रेजों का शासन हट जाए। ठीक है जी। दूसरा जो इन्होंने एक पत्र निकाला था, उसका नाम था न्यू इंडिया, हमें नया भारत चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने 2 पत्र निकाले थे, पत्रों के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पूछता है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, ये पत्र किसके द्वारा निकाले गए थे, एनी बेसेंट के द्वारा निकाले गए थे। ठीक है, चीजें समझ में आई, घुस गई दिमाग के अंदर। फिर क्या हुआ, 1916 के अंदर सारी चीजें बन गई। इसी से अगले साल 1917 के अंदर, साल 1917 में क्या था, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया भाई।
कब किया गया? साल 1917 याद है, 17 के अंदर इसको सताया गया एनी बेसेंट को, इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसका समर्थन में सारी तो कांग्रेस आ गई, नरम दल के विशेष तौर पर नरम दल के मोतीलाल नेहरू जी थे हमारे, ठीक है, और तेज बहादुर जी सारे इसके समर्थन में आ गए। मतलब अंग्रेजों के विरोध में हो गए कि ना भाई इसको रिहा करो, इसको तुमने गलत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सुंदरी थी अंग्रेजों के सारे समर्थन में इसको के द्वारा निकाले गए थे, ठीक है, चीजें समझ में आई, घुस गई दिमाग के अंदर। फिर भारत चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने दो पत्र निकाले थे, पत्रों के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है, ये पत्र किसके द्वारा निकाले गए थे? एनी बेसेंट के द्वारा निकाले गए थे, ठीक है, चीजें समझ में आई, घुस गई दिमाग के अंदर। फिर क्या हुआ? 1916 के अंदर सारी चीजें बन गई। इसी से अगले साल 1917 के अंदर, साल 1917 में क्या था? एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया भाई। कब किया गया? साल 1917 याद है, 17 के अंदर इसको सताया गया एनी बेसेंट को, इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसका समर्थन में सारी तो कांग्रेस आ गई, नरम दल के विशेष तौर पर नरम दल के मोतीलाल नेहरू जी थे हमारे, ठीक है, और तेज बहादुर जी सारे इसके समर्थन में आ गए। मतलब अंग्रेजों के विरोध में हो गए कि ना भाई इसको रिहा करो, इसको तुमने गलत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सुंदरी थी अंग्रेजों के सारे समर्थन में आने ताने कोई कोई लड़की का मान लो, लड़की का पेन फट जाए, या लड़की का पेन नहीं चलने लगा पेपर के अंदर, पेपर मान लो, लड़की इकट्ठे बैठो पेपर के अंदर, कोई पेपर चलने लगा है, और कोई लड़की ऐसे बोल दे कि एक्सक्यूज मी मेरा पेन नहीं चल रहा, किसी के पास एक्स्ट्रा पेन हो तो देना, सारे छोरे काट लाऊंगे, गोद जाम आता या किसी गुप्त जगह छुप रहे हो तभी काट के लाऊंगा, लो मेरा पेन लो, लो मेरा पेन लो। और ये छोरा का पेन ना खराब हो जाए तो बीच में चलना बदल, कोई लड़का कहता है भाई किसी तरह और पेन है क्या, मेरा पेन खराब हो गया, क्यों? दो पेन को लिया इसका था, क्यों? दो पेन तो रखने चाहिए था ना, पेपर का मेरा ज्ञान को नहीं, कौन पेन मार दो, सारे नाट जाएंगे। तो वो सोचता आ रहा था, और भी गिरफ्तार होया करते, लेकिन कोई नहीं आया करता समर्थन में। यानी आप समझो चार पुराने समय के अंदर भी थे, वर्तमान समय के अंदर भी है, ये ना सोचो पुराने समय सारे आया करते, सारा मनुष्य का स्वभाव एक ही आया करता। तो 1917 के अंदर भी क्या था? एनी बेसेंट और भी गिरफ्तार होया, उनका समर्थन में कोई नहीं आया, लेकिन एनी बेसेंट गिरफ्तार हो गई, सारी कांग्रेस समर्थन में आ गई, रिहा करो, रिहा करो, अभी रिहा करो। अंग्रेजों पर दबाव बढ़ गया, अंग्रेजों ने चलो करते हैं, हजारों टेस्ट खत्म, ठीक है। तो दिसंबर 2017 के अंदर क्या है? दिसंबर सॉरी 2017 में 1917 में कांग्रेस के दबाव के कारण इसको रिहा करना पड़ा भाई, रिहा कर दिया अंग्रेजा ना, चलो कोई बात ना, छोड़ना, हाँ तमाशे का चक्कर में फंस रहे और कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। फिर 1917 जब ये रिहा होगी तो फिर उससे के नारी ओम रूल बना रहे, वो गंगा दराव की नारी ओम रूल चला नारी, एक के होम हो जाओ, एक के नाम बना लो होना, ठीक है। तो 1917 के अंदर दोनों एक हो गए, 1917 में होम रूल एक हो गया, ठीक है, यानी जो एनी बेसेंट ना न्यारा बना रखा था, गंगा दराव न्यारा बना रखा, दोनों के दोनों हमारे एक हो गए, जिसे समझ में आई या नहीं आई। और फिर इसी का नाम बदल दिया गया 1920 में, इसको अखिल भारतीय होम रूल के नाम से जाना जाने लगा, इसको अखिल भारतीय होम रूल बोला गया। किसको बोला गया? ये तो तुम्हारा होम रूल था ना, मतलब 1917 के अंदर था, इसी का नाम बदल दिया 1920 के अंदर, क्या इसको अखिल भारतीय होम रूल बोला गया। और बाद में इसके अध्यक्ष भी चेंज हो गए, इसके अध्यक्ष बन गए कौन? महात्मा गांधी जी। कौन बन गए? महात्मा गांधी जी इसके बाद में अध्यक्ष बन गए। ओके, जितनी चीजें आगे सभी के समझ में दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। और बाद में ये समझो उसके बाद में कांग्रेस के अंदर मिक्स हो गया 1920 के बाद, तो ठीक है, फिर मतलब बाद में कुछ ज्यादा कुछ इस तरह लग चले। ओके सर, रेड पेन देना इशू, अच्छा व्हाइट पेन भी हमारे पास, ठीक है भाई। एक बार के लिए सभी साथी बताएं, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई? आई हो तो मैं आगे चलूं, नहीं आई हो तो भी मैं आगे चलूं, और को तो नहीं। बताओ भाई, चीजें क्लियर होने लग रही हैं, समझ में आने लग रही हैं, इतना डीप ठीक है, पेपर के लेवल के हिसाब से भी ठीक है मेरे हिसाब से। सर और कितनी देर होगी क्लास? आज के लिए बहुत है सर। अरे बस 5 मिनट का और एक रोल ट्रैक्टर पढ़ लो भाई, मैं छुट्टी कर दो, बस रोल ट्रैक्टर पढ़ लो भाई, बस लास्ट है, मजाक की बात नहीं, लास्ट भाई, सिलेबस पूरा करवाना यार, मान ना करो, सिलेबस पूरा करवाना है, सिलेबस बहुत रह रहा है अपना, बहुत रह रहा है, ठीक है। 9-1 घंटे क्लास करी गई ना, तो केवल अक्टूबर भी पूरा लेट जा, ठीक है। तो थोड़े सब्र रखो, 23 तारीख होगी भाई, तो सिलेबस पूरा करना, थोड़ा मान ना करो, 10 मिनट और कर लो प्लीज, 10 मिनट और प्लीज भाई, प्लीज मेरे भाई, प्लीज प्लीज मेरा भाई, बाद में देख ले, सब चीज दिखाऊंगा फिर, आजा हैंड मीटिंग करवा दूं बढ़िया वाली, मान ना करो, आजा देखो। उसके बाद क्या है? उसके बाद तुम्हारा रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट भी बोल देते हैं इसको, या रोलेट सत्याग्रह भी बोल देते हैं इसको, दोनों नामों से इसको बोल जाता है, मतलब कि कुछ वो नहीं है, डिफरेंस यही है इसके अंदर, रोलेट एक्ट बोल लो, रोलेट सत्याग्रह बोल लो, कोई बड़ी डिफरेंस है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारी नई चीजें समझो। इसका एक और नाम हुआ करता भाई इतिहास के अंदर, इसको सिर्फ इसी नाम से नहीं, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। अन्य नाम इसका क्या होता था? इसका अन्य नाम था द अनार्चिनल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अनार्किनल, द अनार्किनल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, द अनार्किनल एंड रिवोल्यूशनरी, इसका अन्य नाम था क्राइम एक्ट। ये क्या चीज आपको बताता हूं, जब आप कभी वोकैबुलरी पढ़ो इंग्लिश के अंदर, ब्लैक बुक से कहीं से भी, तो उसके अंदर एक वर्ड आता है अनार्चिस्ट, कभी आपने पढ़ा हो तो पढ़ी होगी तो याद आ जाएगा। अनार्चिस्ट, अनार्चिस्ट क्या होता है? अराजकता फैलाना। अराजकता का मतलब यानी देश की शांति को भंग करना, कुछ ना कुछ तोड़फोड़ मचाना, विद्रोह करना, आंदोलन करना, आंदोलन तो है ना रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आंदोलन होता है, ठीक है। तो यानी इस कानून का नाम था जितने भी अराजकता फैलाते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं, दूसरे जो ये आंदोलन करते हैं, ठीक है, इनका जो क्राइम एक्ट था वही क्या था? रोलेट एक्ट था, ठीक है। चीजें समझ में। ये लागू कब हुआ भाई? तो ये लागू हुआ 19 मार्च 1919 को। कब हुआ? 19 मार्च 1919, बहुत बार आता है रोलेट एक्ट है खुन्नी, ठीक है, याद रहे 1919 रोलेट एक्ट है खुन्नी। इस टाइम तुम्हारा वॉइस रॉय कौन होता है, यानी किसके टाइम पर लागू हुआ तुम्हारा? तो ये लागू हुआ था जेम्स फोर्ड के टाइम पर। उस टाइम भारत का वॉइस रॉय कौन था? जेम्स फोर्ड था, जो कि 1916 के अंदर बन गया था, 1921 तक रहा था, ठीक है। जेम्स फोर्ड क्या था तुम्हारा उस टाइम? वॉइस रॉय था, ठीक है। या पहले पढ़ भी चुके हैं, 1916 से 21 तक इसका पीरियड होता है, इसको कोई नहीं पूछता, बस जेम्स फोर्ड याद रखना। हमें जेम्स फोर्ड के टाइम पर हमारा ये हुआ था, ठीक है। चलो जेम्स बन गया, मैंने चश्मदीद गवाह बन गया, क्यों भाई? सीधे खुलेआम गिरफ्तार हुआ, कुछ वो था ही नहीं, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। ये कानून किसके द्वारा पारित किया गया? मेनली तो अंग्रेज सरकार के द्वारा पारित किया गया, लेकिन कोई भी कानून बनता है तो उसके लिए एक समिति बनती है, कमेटी बनती है, 7-8 लोगों की, 10 लोगों की, वो कमेटी डिसाइड करती है ये कानून सही है या गलत है, ठीक है। तो उस टाइम एक कमेटी बनी जिसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके द्वारा कानून पारित हुआ था। तो किसके द्वारा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव क्या था तुम्हारा? काउंसिल, ठीक है। इसके द्वारा कानून पारित हुआ था, द्वारा पारित हुआ था। क्या चीज पारित हुई थी? रोल्ट एक्ट तुम्हारा पारित हुआ था, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। और ये जो काउंसिल थी, ये जो समिति थी, इसका अध्यक्ष कौन था, हेड कौन था? तो उसका नाम था सिडनी रोल्ट, ठीक है। और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था रोल्ट एक्ट। ये जो समिति थी, जो काउंसिल थी, इसका जो हेड था, जो अध्यक्ष था, वो कौन था? सिडनी रोलेट। और इसी के नाम पर इस कानून का नाम पड़ा था क्या? रोल्ट एक्ट। चीज समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? एक बार के लिए सभी साथी बताएं। हाँ जी, दिमाग के अंदर घुसी। तो जो रोल्ट एक्ट था, इसके शुरू होने का कारण क्या क्या था? तो इसके शुरू होने के 3-4 कारण थे। क्या क्या कारण थे जी? पहला कारण तो था जी 1905 के अंदर, कारण लिख देता हूं, कारण क्या क्या थे। पहला कारण तो 1905 के अंदर तुम्हारा काउंसिल, ठीक है। इसके द्वारा क्या कानून पारित हुआ था? द्वारा
पारित हुआ था। क्या चीज पारित हुई थी? रोल्ट एक्ट हमारा पारित हुआ था। ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई। और ये जो काउंसिल थी, ये जो समिति थी, इसका अध्यक्ष कौन था, हेड कौन था? तो उसका नाम था सिडनी रोल्ट। ठीक है, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था रोल्ट एक्ट। ये जो समिति थी, जो काउंसिल थी, इसका जो हेड था, जो अध्यक्ष था, वो कौन था? सिडनी रोलेट। और इसी के नाम पर इस कानून का नाम पड़ा था क्या? रोल्ट एक्ट। चीज समझ में आई या नहीं आई? दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? एक बार के लिए बताएं। हाँ जी, दिमाग के अंदर घुसी। तो जो रोल्ट एक्ट समिति इसके शुरू होने का कारण क्या क्या था? तो इसके शुरू होने के 3-4 कारण थे। क्या क्या कारण थे जी? पहला कारण तो था जी 1905 के अंदर। कारण लिख देता हूं, कारण क्या क्या थे? पहला कारण तो 1905 के अंदर आपको पता है, मैंने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया था। याद करो, जिस टाइम बंगाल का विभाजन हुआ था, तो पहले तो 1905 में मैंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, तो इससे अंग्रेज भड़क रहे थे। बोले तो बहुत आंदोलन कर रहे हैं, तो चलो आंदोलन से रिलेटेड ये कानून बना दे, एक्ट बना दे। पहला कारण तो ये था रोल्ट एक्ट आने का। ठीक है जी। दूसरा, 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ, ठीक है, तो उस टाइम भारतीय खूब अंग्रेज पिटे थे, तो उस चक्कर में भी क्या इन्होंने ये कानून लेके आए। ठीक है जी, ये हो गया। तीसरा, ये तो वर्ल्ड वार तुम्हारा खत्म हुआ, तो इसलिए महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो चीजों के ऊपर लगाम कसने के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई ज्यादा रेट भारतीय ना बोले, तो इसलिए क्या उनको पीट के वो गिरफ्तार कर लेते ताकि कम रेट के अंदर सामान बेचें। तो ये भी इसके मेन कारण थे। 3 इसके मेन कारण होते थे उस टाइम पर। ठीक है जी। और इस रोल्ट एक्ट के तहत नियम क्या बनाए गए थे? मतलब क्या नियम होता था, किसके तहत मतलब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था? क्या कुछ रूल था? हमें रोल्ट एक्ट तुमने फॉलो नहीं किया और हम आपको गिरफ्तार कर लेते, क्या कुछ रूल था? पहला तो ये था कि राजद्रोह अगर आप कोई भी काम करते हो, यानी देशद्रोह अगर आप कोई भी काम करते हो, तो आपके ऊपर रोल्ट एक्ट लगेगा। यानी कि राजद्रोह वाले काम करने पर आपके ऊपर क्या लगेगा? रोल्ट एक्ट लगेगा। पहली चीज तो तुम्हारी ये थी, इसका नियम था। ठीक है जी। दूसरा, अगर आपके ऊपर शक भी है ना अंग्रेजों को, तो शंका के आधार पर भी आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक है, अगर अंग्रेजों को ये लगता है तुम इसके अंदर शुमार हो, तो भी आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ तुम इसके अंदर शुमार हो तभी होगा। ठीक है जी। तीसरा, आपको कोई भी वकील करने का अधिकार नहीं है। वकील का आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा कि हाँ भाई कोई वकील भी मिलेगा या कुछ और होगा। ठीक है, तो ये चीज भी इसके अंदर कोई रोड़ा नहीं फंडा नहीं होगा। ठीक है। चौथा, हमारा गुप्त अदालत के द्वारा डायरेक्ट फैसला होगा। गुप्त अदालत द्वारा डायरेक्ट फैसला होगा कि हाँ भाई इसको ये सजा दे दो, इसको टांग दो फांसी में। तो ये था मेनली रोल्ट एक्ट का सिस्टम। और बाकी रोल्ट एक्ट के बारे में हम लोग कर पड़ेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इस चीज सभी समझ में आ गई। अब हम इसके करते हैं एमसीक्यू, जो भी हमने आज पढ़े इसके बारे में आ जाओ। देखो, पहली चीज, होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी? अभी मैंने पढ़ा होम रूल लीग, जो आपकी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने बनाई। इसके लिए क्या थी मेन चीज? प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या थे? बहुत सारे भारतीयों को जबरदस्ती भर्ती कराया गया था, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 30 नवंबर को आपकी होगा। ठीक है। चौथा, हमारा गुप्त अदालत के द्वारा डायरेक्ट फैसला होगा। गुप्त अदालत द्वारा डायरेक्ट फैसला होगा कि हाँ भाई इसको ये सजा दे दो, इसको टांग दो फांसी में। तो ये था मेनली रोल्ट एक्ट का सिस्टम। और बाकी रोल्ट एक्ट के बारे में हम लोग कर पड़ेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इस चीज सभी समझ में आ गई। अब हम इसके करते हैं एमसीक्यू, जो भी हमने आज पढ़े इसके बारे में आ जाओ। देखो, पहली चीज, होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी? अभी मैंने पढ़ा होम रूल लीग, जो आपकी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने बनाई। इसके लिए क्या थी मेन चीज? प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या थे? बहुत सारे भारतीयों को जबरदस्ती भर्ती कराया गया था, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 30 नवंबर 2023 को ये पर्सन एज इट इज आया हुआ है। प्रथम वर्ल्ड वॉर की वजह से ये होम रूल लीग का गठन आपका हुआ था। कहने लगे ना, डीप करोगे तो फायदे में रहोगे भाई, ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो बाद में रहोगे, पछताओगे। ठीक है, आगे चलते अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी बात में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं? तो मैंने आपको पहले बताया बहिष्कार और धरना। होम रूल लीग के अंदर क्या कोई बहिष्कार धरना नहीं होता था, बाकी तीनों काम होते थे। मैं आपको पहले बता चुका, पंपलेट होते थे वगैरह, सारा सिस्टम होता था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। होम रूल आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। क्या पॉइंट है? यह 1916 में था कि एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के मॉडल के आधार पर, बोला था ना भाई कि आयरलैंड के अंदर भाई होम रूल यानी खुद का शासन चलने लग रहा है, तुमने उनको आजाद कर दिया, वहां पर तुम्हारा शासन होता अंग्रेजों। ठीक है, तो हमको भी आजाद करो। यानी क्या चीज रखा है कि 1916 में था कि एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के मॉडल के आधार पर मद्रास में होम रूल लीग स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। पहली चीज बिल्कुल सही है। ठीक है, मद्रास के अंदर अलग अलग जगह सारी जगह स्थापना करने की घोषणा की थी, लेकिन मेन केंद्र था इसका मुंबई। ठीक है, तो ये चीज सही है इसकी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे मुख्यालय में अपना होम रूल आयोजित किया था, बिल्कुल सही है जी। तीसरा, मतलब दो ही पूछ रखे तो दोनों के दोनों सही हमारे। ऑप्शन बी, ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ ग्रेड 2 के अंदर पर्सन आया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलो, आगे देखो कौन सा गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख गदर क्रांति और गदर आंदोलन। गदर आंदोलन 1913 के अंदर स्टार्ट हुआ। इसका मेन कारण क्या था भाई? बताओ क्या था इसका? कामागाता मारू घटना। यो यार वो सिप वाला बताओ ना, सिप वाला पर्सन इसके अंदर था। यार बोले बोले ये जापानी एक समुद्री जहाज था, कामागाता मारू घटना। इसी वजह से तो गदर आंदोलन तुम्हारा स्टार्ट हुआ था, गदर पार्टी का गठन हुआ था। या थोड़ा लाल जी के द्वारा कराया गया था, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे लोग समुद्री जहाज उतरे थे और मार दिए थे। ये पर्सन देख लो, यूपी ट्रिपल एस रेवेन्यू लेखपाल उसके पेपर के अंदर आया हुआ है। तो चीजों को मतलब सारे पर्सन आए हुए हैं। आगे चलो, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय डैश में स्थित था। कहां पर इसका मुख्यालय स्थापित था? सैन फ्रांसिस्को के अंदर क्या था? गदर पार्टी का मुख्यालय स्थापित था। यूपी ट्रिपल एस पैक्ट के अंदर पर्सन आया हुआ है। आगे चलो, इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा डैश में स्थापित किया गया था। इंडिया हाउस कहां पर तुम्हारा स्थापित किया गया था? इंडिया हाउस, गदर पार्टी उसको इंडिया हाउस बोलते थे, तुम्हारा सैन फ्रांसिस्को के अंदर तुम्हारा स्थापित किया गया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विनायक सावरकर ने वर्ष में चरण के सामने क्रांतिकारी घोषणा, ये भी अभी किया नहीं है, ये भी सावरकर वाला अभी किया नहीं। अभिनव भारत वाला सिस्टम में मैंने आपको करवाया नहीं, थ्योरी के अंदर रहेगा। चलो इसको करेंगे बाद में, आगे दूसरे पर्सन आगे। अभिनव भारत सोसाइटी मैंने आपको करवा दी। अभिनव भारत सोसाइटी विनायक सावरकर तो करवा चुका मैं 1904 में। अभिनव भारत सोसाइटी का गठन नहीं किया था विनायक सावरकर जी के द्वारा, ये तो करवा चुका मैं पहले। अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया था, शनिवार वाली क्लास के अंदर पढ़ा था। विनायक सावरकर, वीडी सावरकर, नाम याद आया नहीं आया? ये तो करवा चुका ना मैं। चलो आगे चलते हैं भाई। ये देखो, अभिनव भारत समाज क्रांति गुप्त संस्था कहां पर स्थापित? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर स्थापित है, सीसीसीएल। पहले करवा चुका अभिनव भारत सोसाइटी शनिवार वाली क्लास के अंदर। क्रांतिकारियों की अभिनव भारत सोसाइटी किसने आयोजित की थी? बताओ भाई, किसने की थी क्रांतिकारियों की अभिनव भारत सोसाइटी? ये तुम्हारा घर का एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी 2 परसों शनिवार वाली क्लास के अंदर लास्ट के अंदर करवाया था अभिनव भारत सोसाइटी। बताओ। तो भाई ये थे हमारे आज के टॉपिक, हमने 3-4 टॉपिक करे हैं। ठीक है, और 1919 तक की हमने सारी घटनाएं पूरी करने का काम किया है। कल हम आगे स्टार्ट करेंगे आपका जो भी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड